Hello everyone. Now we will discuss electronic configuration. कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताइए। बहुत सिंपल, देखिए एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। एटम आपने पढ़ लिया, एटम में बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ सर्कुलर एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल है जिसको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि मान लीजिए एक सोडियम है, सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अलग अलग एनर्जी शेल में डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, ये पता होना चाहिए। उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे पहला रूल हमारे पास है वो है 2n² प्रिंसिपल या 2n² रूल। इसको किसने दिया था? बोहर साइंटिस्ट ने दिया था। बोहर प्रिंसिपल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n का मतलब क्या है आप ये देख सकते हैं। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। मान लीजिए आपको पता लगाना है कि किसी एटम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप सिंपल n की वैल्यू प्लॉट कीजिए। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर फर्स्ट शेल आप क्या लिखेंगे? 2n² का प्रिंसिपल लगाइए, n के जगह में 1 लिखिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 × 1 × 1 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप सेकेंड सेल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड शेल के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा 2 × 3 × 3 इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। हमको ये पता चल गया कि किस ऑर्बिट में, किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप लोअर एनर्जी शेल से या सबसे पहला जो आपका ऑर्बिट है उससे स्टार्ट करेंगे और जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंगली आप बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सोडियम 11 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? पहले शेल में आपने 2 दे दिया, सेकेंड शेल में आपने 8 दे दिया और आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो थर्ड शेल में आपने 1 दे दिया। सपोज करिए आपको फास्फोरस 15 लिखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यही रूल लगाइए। पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो भी इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन वो आपने थर्ड शेल में दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप बढ़ते जाइए। इसी तरह से आप आर्गन 18 तक चले जाइए, आप एक एक एलिमेंट आगे बढ़िए तो आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलना चाहिए आपको? 2 8 8 18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 2n² प्रिंसिपल से आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जस्टिफाइड है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कितने में? आर्गन 18 से आगे बढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम 19 का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा है यहाँ पर कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन पावर है शेल के पास, ऑर्बिट के पास। अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 8 9। थर्ड शेल में आप 9 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड शेल में 18 की कैपेसिटी है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये रॉन्ग होगा। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8 1। अब अक्सर यहाँ पर जब स्टूडेंट्स इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो या तो 2 8 8 1 लर्न कर लेते हैं और उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रियली साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहिए यहाँ पर और इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों 2 8 9 नहीं, क्यों 2 8 8 1, क्या रीजन है यहाँ पर। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इस रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे, डेफिनेटली आपको लगेगा कि 2n² प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2n² प्रिंसिपल या जो बोहर प्रिंसिपल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, इसकी लिमिटेशन है ये कि आर्गन 18 के बाद ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली हमको किसी दूसरी थ्योरी का स्टडी करना पड़ेगा। और जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है N+L रूल और इसको हम क्या बोल रहे हैं? अफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, अब अफबाउस प्रिंसिपल को जल्दी से समझिए, पहले शॉर्ट में है क्या चीज, तब हम ये जस्टिफाई करेंगे कि कैसे पोटेशियम 2 8 9 नहीं 2 8 8 1 सही होगा। ठीक है ना,
तो अफबाउस प्रिंसिपल यहाँ पर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर विल बी एज पर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। वेरी सिंपल, क्या बोला इन्होंने कि आप लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल कीजिए, फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद जाइए, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाए आप उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए और आपको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे अब हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये तो आप सबको मालूम है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में है। लेकिन यहाँ एक और चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि ऑर्बिट या शेल तो आपने पता लगा लिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में है, लेकिन ऑर्बिटल का क्या रूल है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये अभी तक के कॉन्सेप्ट में आपके पास ऐसा कहीं से आया नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा हट के हम एक सेल्फ जनरेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये समझा पाए कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी क्या पोजीशन है, इनका कैसे फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहीं पे छोड़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी शेल निकाल लें और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लें एनर्जी लेवल के हिसाब से। ठीक है, चलिए आप एज्यूम करिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक वायर का बंडल है, एक बिजली के तार का बंडल है, और बिजली के तार के बंडल में इस एक पूरे बंडल को आपने क्या नाम दे दिया यहाँ पर? ऑर्बिट। आपको ये समझ में आ गया? इमेजिन कीजिएगा एग्जाम्पल को, बिजली का तार है, उसको आपने इस तरह से गोल बनाया है, बंडल बनाया, बांध दिया, और ये पूरा आपको एक ऑर्बिट के बराबर एक यूनिट मिल गई है। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो पूरा एक ऑर्बिट मिल रहा है, पूरा बंडल जो मिल रहा है, इसमें कई सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, कई सर्कल बने हुए हैं। इन सारे सर्कल को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, ये जो बंडल है इसमें एक सर्कल भी हो सकता है, बड़ा सा तार है, आपने उसको सर्कल बनाया, बांध दिया और कहीं रख दिया, वो एक बंडल था। दो सर्कल का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास लिमिट है। ठीक है, कि आप जैसा चाहे उसको सोच सकते हैं। आगे देखिए, क्योंकि बिजली का तार है, इस पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है, सबने बिजली का तार देखा है, उसको रबड़ से अलग कर दीजिए। जब आप उसको जो बिजली का तार का जो रबड़ है उसको आप अलग करेंगे ब्लेड से, तो क्या मिलेगा? या तो आपको एक मोटा एल्युमिनियम का वायर मिलेगा, कॉपर का वायर मिलेगा, आपने ऐसा बिजली का तार देखा होगा, या फिर आपको पतले पतले और भी कई कॉपर के वायर मिलेंगे जैसे ही आप उसकी रबर कोटिंग हटाएंगे। तो हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाया है कि ये जो आपको पतले कॉपर के वायर मिल रहे हैं, इनको आप सब ऑर्बिटल मान लीजिए। अब आपके पास यहाँ भी बहुत सारे वेरिएशन होंगे कि जब आप उसको रबड़ को हटाएंगे तो एक मोटा तार मिल सकता है, 2, 4, 5 अकॉर्डिंगली। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ऑर्बिट एक बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट ऑर्बिटल है, मतलब कई ऑर्बिटल से मिलके एक ऑर्बिट बना होगा और कई सब ऑर्बिटल से मिलके ऑर्बिटल बना होगा। ऐसा एक आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि कैसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट और उससे बड़ी यूनिट। ठीक है, अब हम ये समझ लें कितने ऑर्बिट हमारे पास हैं हमारे नॉलेज में, और उनके ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, उनके सब ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में देखिएगा, हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ लिखा है हमने ऑर्बिट, और ऑर्बिट को आप क्या समझ सकते हैं? शेल भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के बाद हम तीसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पर सब ऑर्बिटल का। ठीक है, समझिए, पहले नंबर पे पहला ऑर्बिट है, और पहले ऑर्बिट को या पहले शेल को आप क्या बोलते हैं? के शेल या के ऑर्बिट। ठीक है, इसमें जब ऑर्बिटल आप सर्च करेंगे तो अज्यूम करिए कि इसका कोई ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑर्बिटल है मतलब एक ही बंडल है और उसमें सब यूनिट नहीं है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने दे दिया एस ऑर्बिटल। ठीक है, और एस ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल निल है, डैश कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और स्फीयर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, अकॉर्डिंगली हमने उसके सब ऑर्बिटल यहाँ पर डैश लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर पे हमने सेकंड ऑर्बिट लिया।
सेकंड ऑर्बिट को हम क्या पढ़ते हैं, एल ऑर्बिट पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगे दो होंगे, कौन कौन से होंगे, एस और पी होंगे। तो एस तो पहले जैसा हो गया, स्फेरिकल हो गया, ठीक है। और पी यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस किया हमने। पी का जो शेप होता है आपको बता दें, वो डम्बल शेप होता है, ठीक है। डम्बल शेप मतलब इस तरह का शेप होता है। और क्योंकि एक लीनियर स्ट्रक्चर है और लाइन का आप इजिली डायमेंशन चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 सब ऑर्बिटल हो गए उसके। और आप ध्यान रखिएगा कि सब में आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 2 फॉर ईच, मतलब टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखिए यहाँ पर थर्ड शेल आ गया एम शेल, और इसमें कितने सब ऑर्बिटल होंगे, एस, पी और डी। यहाँ पर एस और पी पहले जैसा, और जो डी होगा वो डबल डम्बल शेप होगा। डबल डम्बल शेप होगा जब डी ऑर्बिटल, तो उसको आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी इसके डायमेंशंस के हिसाब से 5 सब ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। आगे देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ होगा डी जेड स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास ये क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 5 सब ऑर्बिटल है, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ शेल को हमने लिया एन शेल, और यहाँ पर एस, पी, डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे। एफ होगा किसके जैसा, डी, डबल डबल शेप होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके 7 सब ऑर्बिटल्स आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इसमें, 14। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो 4 शेल हैं हमारे पास, इनके ऑर्बिटल्स कितने हैं और उनके सब ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, इसके बाद तो सब ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऑर्बिटल्स डिस्कवर हुए नहीं है। मैंने आपको शायद बताया जरूर था पिछले वीडियो में कि टेंटेटिव साइंटिस्ट ने दिया है जी नाम का, लेकिन अभी उसमें हमारे सिलेबस में आया नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इतने ऑर्बिटल्स अगर हैं तो इनको एनर्जी लेवल के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे, तो चलिए हम एनर्जी लेवल भी बना लेते हैं उसका। एनर्जी लेवल कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ पर जैसे आप लोअर एनर्जी लेवल को पहले लिखेंगे, अकॉर्डिंगली आप एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए जैसे 1s पहले शेल का s ऑर्बिटल, देन 2s 2p, देन 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसके बाद के भी शेल है तो आप इसी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, f से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आप, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ थी हमारे पास, पोटेशियम 19 की, यहीं पर कंट्राडिक्ट हुआ था, यहीं पर क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि 289 क्यों नहीं 2881 क्यों। उसी प्रॉब्लम को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करिए आप, एक 19 इलेक्ट्रॉन लेके चलिए, जो आपको रास्ते में मिलते जाएं एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, उनको आप फुलफिल करते जाइए। तो सबसे पहले हमने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िए, फिर आप पीछे आइए। एक कैसा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए लाइन लगी हुई है और आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल दिया गया, तो आप यहाँ से बांटते हुए अंतिम तक गए और फिर आप फ्रंट पे आए और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर आगे जाइए, देखिए आप यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6। अब आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पी में हम 3 सब ऑर्बिटल देख चुके हैं, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए। और आगे बढ़िए, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार चेक कीजिए कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए। जैसे ही आप 3p में 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, आप टोटल करिए कि आपने ऑलरेडी 2 4 10 16 और ये 18 इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिए। बांटना कितने हैं आपको, 19। एक बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपने हर शेल में कुल कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो पहले शेल में आपने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 2 + 6 आपने कितने दिए, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने दिए आपने, 8 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ शेल में कितने दिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मिल गया वर्टिकली यहाँ पे 2 8 8 1। 289 तो नहीं मिला ना, तो ये आपको जस्टिफाई हो गया। अब जैसे ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं, तुरंत आपके इस दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन उठता है
कि हमने 4s को इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, 3d को क्यों नहीं दिया। थर्ड शेल को पहले कंप्लीट करना चाहिए था, इसलिए नहीं दिया क्योंकि 4s से 3d की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। और अबाउ का प्रिंसिपल है यही है कि आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में फिर चल रहा होगा कि 4s की एनर्जी कैसे कम है, 3d की कैसे ज़्यादा है। चलिए इसको भी हम जस्टिफाई कर देते हैं यहाँ पर। कैसे, मैंने इसको n+l रूल लिखा है। ठीक है, अब आपको शॉर्ट में बता दें कि n और l का मतलब क्या है। एक्चुअली n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या हम दूसरी तरह से समझ लें इसको कि ये नंबर ऑफ शेल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये नंबर ऑफ शेल है। क्लियर। l क्या है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अभी आप क्वांटम नंबर में डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। और ये क्या बताएगा आपको, ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। कैसे, अब सिंपल देखिए, 4 ऑर्बिटल पढ़े हैं आपने, s p d f। तो अगर s ऑर्बिटल होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2 और f होगा तो 3। ये l की वैल्यूज होती हैं। समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। s p d f करना है आपको, कैसे कॉन्सेप्ट निकालेंगे। वापस हम अपने क्वेश्चन में आते हैं कि 4s की एनर्जी कैसे कम है, 3d की एनर्जी कैसे ज्यादा है। n+l रूल लगाइए। देखिए 4s के लिए जब आप n+l निकालेंगे तो क्या मिलेगी आपको वैल्यू। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 4 और l की वैल्यू क्या है, 0। आंसर क्या मिल गया आपको, 4। कैसे किया, समझ में आ गया ना। 4s n+l रूल लगाया, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, 4 आ गया। और l के लिए अभी आपको दिया है कि s होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 लिख दिया, तो टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। 3d के लिए सिर्फ आप यही कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या करेंगे आप, n+l रूल के हिसाब से l की वैल्यू यहाँ पर 3 और d के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ चेक कीजिए। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो d के लिए 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 5। तो आपको समझ में आ गया कि 3d की एनर्जी ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा मिल रही है आपको, 4s की कम मिल रही है। अकॉर्डिंगली हमने 4s को पहले भरा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब एटॉमिक नंबर 18 से आप आगे चलते हैं तब फिर बोहर का प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, तब आप अबाउ का प्रिंसिपल लगाएंगे और अकॉर्डिंगली आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब 1-2 एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर लें यहाँ पर कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। कुछ डी ब्लॉक के मेंबर ले लें। सपोज करिए आपने Fe26 का लिखा। ठीक है, तो Fe26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब आपको पूरा बार बार वो स्पाइरल चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना होगा और समझ में भी आएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कि 19 के लिए भी आपने क्या निकाला था, 4s1। ठीक है ना, पहले वाले हमने नहीं लिखे क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके थे। आप चाहें तो लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s1। ठीक है, अब 19 तो ये हो गया। 20 के लिए क्या करेंगे हम, 4s2, क्योंकि अभी s में 1 इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी वहाँ पर बची हुई है, वैकेंसी है। आगे देखिए 4s के बाद हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा था, 3d आ रहा था। आप चाहें तो स्पाइरल में फिर से चेक करिए अपने डायग्राम में। 3d की कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन रखने की है। कितने पास अभी आपके पास, 6, 20 तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 4s2 3d 6। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब जब ये पढ़ते हैं हम, तो हम एक और चीज़ पढ़ना चाहिए कि इसका ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे D4, D9 के, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रिंसिपल होता है, कंप्लीट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। हर एलिमेंट चाहता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले, इसलिए जैसे 3d4 का आप देखते हैं क्रोमियम के केस में, क्रोमियम 24 है तो इसको 4s2 3d4 आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से 4s1 3d5 हो जाता है, क्योंकि 3d4 में ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही आपको 3d9 में भी मिलेगा। 3d10 बनाने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। 3d9 किस में मिलेगा, कॉपर 29 में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक लास्ट चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब आप आयंस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको Fe2+ का बनाना होता, तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल से, एनर्जी लेवल से।
तो यहाँ से निकलेगा तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 4s0 3d6। ये मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आउटर से निकालना है तो 3d6 से निकाल दिया, नो, ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल यहाँ क्या है, 4th शेल है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। और जब एनायन का बनाएंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसमें, ठीक है। माइनस आयन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लेना। और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस यहाँ पर केटायंस के लिए करना है, स्पेशली डी ब्लॉक के केटायंस के लिए, ठीक है। चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ट्राई टू द बेस्ट। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ध्यान रखिएगा इसको। जितना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।